स्कूल कॉलेज क्या अभी? अच्छा, खुद को ही पढ़ना है तो उन्होंने कुछ हिंट भी नहीं दिया हल्का हल्का आपको? आपका होके खत्म भी हो गया? ठीक है। पहली या दूसरी? ओनली पहली एक्सरसाइज है, ओके। गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज टू कवर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन वन शॉर्ट वीडियो। मतलब आज का जिसको खत्म करने का हमारा टास्क है। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे लेट्स कम टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट। और फिर इसकी दो एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज नंबर 12.1 एंड 12.2, जिसमें से सीबीएसई बोर्ड ने 12.2 ऑमिट कर दी, राइट? दिस इज व्हाट यू वांट टू से। सीबीएसई बोर्ड ने ये वाली एक्सरसाइज कर दी ओमिट। तो पहले मैं फटाफट से इसी पे बात करता हूँ कि 12.1 में क्या है, 12.2 में क्या है। सुनो अनुष्का ध्यान से। 12.1 में सीधे सीधे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है हमारे सामने। इस चैप्टर में हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मिलेंगी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एल पी पी। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? एलपीपी। तो हमको एलपीपीस मिलेगी बहुत सारी, जिसको सॉल्व करना है। तो 12.1 में तो सीधी सीधी एलपीपीस मिल जाएंगी। ये लो भैया, एलपीपी सॉल्व कर दो। 12.2 में क्या होगा? वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। क्या मिलेगी? वर्ड प्रॉब्लम। जैसे अपन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे क्लास 10th में, पहले तो सॉल्व करो। जैसे मैंने कहा कि x+3y इक्वल टू 10 एंड 2x-5y इक्वल टू 20। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर है, इसको सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व करो। तो ये तो हो गया एक तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट। अब सेकेंड एक्सरसाइज में ये जो इक्वेशन है ये भी हमको बनानी है। वो तो एक बड़ी लंबी चौड़ी एक वर्ड प्रॉब्लम्स में एक सिचुएशन क्रिएट करके देगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वहां से पहले ये बनाओ और बना के फिर वो एलपीपी सॉल्व करो। तो डिफरेंस समझ में आया 12.1 एंड 12.2 में। तो अब सीबीएसई बोर्ड ने वर्ड प्रॉब्लम्स तो हटा दी, तो बची 12.1। तो इसका फिर वेटेज भी कम हो गया, मतलब इसमें तो बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो गए। 4 मार्क्स मैक्सिमम, वैसे 6 आता था। वैसे 6 मार्कर आता था जब 12.2 शामिल होती थी, क्योंकि उसमें पहले बनाओ एंड देन फिर सॉल्व करो। अभी 4 मार्कर मैक्सिमम है। 4 मार्क्स भी इसलिए क्योंकि उसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो इसलिए काम थोड़ा ज्यादा, इसलिए 4 मार्क्स। उसमें पहले बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो, तो ग्राफ भी बनाओ, सब कुछ करो, है ना। हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन 12.2 का ही उठाएंगे। तो 12.2 का क्वेश्चन उठाने से 12.1 का तो ऑटोमेटिक कवर हो रहा है। देखो 12.1 में बनी बनाई इक्वेशंस है, 12.2 में बनाओ और फिर सॉल्व करो। तो हम बना के सॉल्व करेंगे तो बनी बनाई इक्वेशंस भी सॉल्व हो रही है ना। तो हम क्वेश्चन उठाएंगे 12.2 का एंड देन उसको सॉल्व करेंगे, तो 12.1 के भी सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो गए। सबसे पहले तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये तो हो गया ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, क्या है, क्या कट गया और क्या करेंगी ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ओके, चलो। सो सबसे पहले तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। क्लास 10th, क्लास 11th, and now we are in class 12th. Now we are in class 12th. क्लास 10th एंड 11th में भी ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा आया है। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 मैथ्स की बुक में बन के आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, याद है? ये सिंपली बात करूं तो लीनियर इक्वेशंस, पेयर हटा दो, सिंपली बात करूं तो लीनियर इक्वेशंस जो चैप्टर है वो 10th का है। बताओ, 9th में भी थोड़ा बहुत है, 10th में अच्छे तरीके से है। इन टू वेरिएबल्स, अभी भी टू वेरिएबल्स में ही रहेगा, ठीक है। क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज आई थी, याद है क्या? लीनियर इनइक्वालिटीज याद है? बोलो। और अब क्लास 12th में बारी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। तो तीनों में एक ही चीज, एक वर्ड कॉमन है, दैट इज लीनियर। एक वर्ड कॉमन है, दैट इज लीनियर। तो लीनियर का मतलब समझते हो? लीनियर का मतलब बोलो। जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन हो। लीनियर में LINE लाइन छुपा हुआ है। जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन हो, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करूं। और अल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन की, अल्जेब्रिक डेफिनेशन की बात करूं, तो अल्जेब्रिक डेफिनेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर होता है। जैसे अभी मैंने कहा x+3y, तो x की डिग्री भी 1, y की डिग्री, अब मैंने कहा x² तो क्वाड्रेटिक हो गया। सो क्वाड्रेटिक की बात नहीं करेंगे हम, लीनियर की बात करेंगे जिसकी डिग्री होगी 1। और टू वेरिएबल की ही बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ मार्केट में मिलता है वो 2D मिलता है। 3D ग्राफ मिलता है क्या कहीं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मिलता ही नहीं है। तो फिर हम 3 वेरिएबल की बात ही क्यों करेंगे? तो 10th में भी हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात करी, 11th में भी हमने लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल की ही बात करी, और अभी भी हम एलपीपी प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल की ही बात करेंगे। यानी किसी को एक्स किसी को वाई मानना पड़ेगा। उसमें भी मानना पड़ता था, इसमें भी मानना पड़ेगा और इसमें भी मानना पड़ेगा। किसी को एक्स किसी को वाई, जेड तो किसी को मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी विल नॉट जंप इन टू द 3 वेरिएबल सिस्टम, हम 2 वेरिएबल सिस्टम में चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक?
ओवरव्यू समझ में आया? अब होगा क्या? तो होगा ये, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूं। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स से लेट अस से कि सृष्टि की एक फर्नीचर शॉप है। क्या है? फर्नीचर शॉप है। ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है। इस चैप्टर को हम हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही डायरेक्टली हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड एक रियल लाइफ सिचुएशन को पैदा करता है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा कनेक्ट होगा, ध्यान से सुना। मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ। सृष्टि की एक फर्नीचर शॉप है। अब सृष्टि की एक फर्नीचर शॉप है, तो सृष्टि डील्स इन टू टाइप्स ऑफ आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। सृष्टि दो ही टाइप के आइटम्स में डील करती है। या तो वो चेयर्स में डील करती है, या फिर टेबल्स में। चेयर्स एंड टेबल्स। सर क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल, इसलिए हमने दो किया है ना। वैसे तो प्रैक्टिकली देखें तो कितने भी टाइप के आइटम में कोई भी फर्नीचर वाला डील करेगा, बट अभी हमारे पास दो ही वेरिएबल है, तो हम दो ही आइटम्स लेंगे। ओके, अब ध्यान से सुनना। कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं। मान लो कि जो वो चेयर खरीद के लाती है, उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ती है उसको 1,000 रुपये पर चेयर, और उसको बेचने पे जो उसको प्रॉफिट मिलता है वो है 250 रुपये पर चेयर। एक अजम्पशन ले लिया, 1,000 में खरीदती है, 1,250 में बेच देती है, तो 250 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, दो चीजें ले ली अपन ने। मान लो जो टेबल्स वो खरीदती है, उसकी कॉस्ट प्राइस एक टेबल की उसको पड़ती है मान लो 1,500 रुपये, लेकिन उसको प्रॉफिट बेचने पर भी 450 रुपये मिल जाता है। ठीक है, प्रॉफिट इधर ज्यादा है, तो इधर लागत भी ज्यादा है। लागत समझते हो? इन्वेस्ट, एक तरीके से जो हमारी कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी ज्यादा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कम है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो उसकी जो फर्नीचर शॉप है, उसका जो गोडाउन है या शॉप है या जो शोरूम है जहां पर भी वो इन सारे आइटम्स को लाकर रखती है, उसकी कैपेसिटी जो है, उसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 100 आइटम्स रखने की है। वो 100 आइटम्स वो टेबल्स भी रख सकती है, चेयर्स भी रख सकती है, दोनों को कॉम्बिनेशन में भी रख सकती है। इससे बड़ा उसके पास गोदाम ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करने जाता है तो प्रॉफिट तो है, जितना ज्यादा मेहनत करेगा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। लेकिन समस्याएं भी तो है। जैसे एक समस्या हो गई कि कैपेसिटी 100 आइटम की है, गोदाम ही इतना सा है उसका। जैसे आप बिजनेस करने उतरोगे ना, दूर से बहुत अच्छा दिखता है कि यार कितना अच्छा होता है बिजनेस करना, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में कूदते हो उस काम को करने के लिए, तब समस्या आना शुरू होती है। तो पहली समस्या, कैपेसिटी उसकी गोडाउन की 100 आइटम है। वो तो चाहती है कि मैं एक महीने में 1 लाख चेयर बेच दूं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, लेकिन लाके रखेगी कहाँ? एक बार में तो 100 आइटम ही रख सकती है। वो बिकेंगी, फिर अगली आएंगी, फिर वो बिकेंगी, फिर अगली आएगी। या तो 1 लाख आइटम का वो गोदाम खरीदे, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। समझ गए? तो फिर एक समस्या तो ये। दूसरी समस्या ये है सृष्टि के साथ, ये सृष्टि का फर्नीचर शॉप है। दूसरी समस्या ये है सृष्टि के साथ कि सृष्टि के पास मैक्सिमम मैक्सिमम 50,000 रुपये ही है इन्वेस्ट करने के लिए हाल फिलहाल। वे 50,000 रुपये का ही सामान ला सकती हो। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम समझ में आई। अब उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैं क्या करूं, कितनी तो मैं चेयर लाऊं, कितनी मैं टेबल्स लाऊं, ताकि मेरे 100 आइटम्स की कैपेसिटी का वो कोटा भी पूरा हो जाए, ताकि मेरे 50,000 रुपये मेरी जेब में रखे हुए वो भी इन्वेस्ट हो जाए ढंग से, और इन सारी प्रॉब्लम से मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊं। क्या कमाऊं? मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो, दो चीजें हैं, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस। तो या तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ, और अगर कॉस्ट प्राइस दे दिया तो मिनिमम करने का कॉस्ट आएगा, काम आएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस कोई मैक्सिमम कोई कैसे करेगा भाई? खर्चा तो कोई भी घटाएगा, ज्यादा कम से कम करेगा, और जो मुनाफा है वो ज्यादा से ज्यादा लेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मैंने हाल फिलहाल क्वेश्चन ले लिया मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस पूरी प्रॉब्लम को हम कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब आप मुझे बताओ, ये कोई एक बुकिश क्वेश्चन है क्या? ये बुकिश प्रॉब्लम है क्या? ये हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है क्या? कल को, आज से 4-5 साल के बाद सपोज करो हम इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं ना। और जरूरी नहीं कि हम बिजनेस करें, घर के अंदर भी ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती है। एज ए हाउस होल्ड भी हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमें डे टू डे लाइफ कनेक्ट करने से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें?
इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सवाल तो यही है ना कि कितनी चेयर लाओ और कितनी टेबल लाओगे तभी तो बेचोगे, लाओगे गोदाम में रखोगे फिर बेचोगे। तो सवाल यह है कि मैं कितनी तो चेयर लाऊं और कितनी मैं टेबल लाऊं। तो एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि मैं एक्स नंबर ऑफ चेयर्स लाऊंगा। कितने नंबर्स ऑफ चेयर्स लाऊंगा, एक्स नंबर। और मैं मान लेता हूं मैं कितने नंबर्स ऑफ वाई नंबर्स ऑफ टेबल्स लाऊंगा। डन, डन। ओके, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा पहले तो सोचो, प्रॉफिट कितना होगा। एक चेयर पे 250 का प्रॉफिट है, आप एक्स नंबर ऑफ चेयर्स ला रहे हो, तो फिर 250 एक्स तो आपको यहां से मिल गया प्रॉफिट, मिल गया। एक टेबल पे 450 रुपये प्रॉफिट है और आप वाई नंबर ऑफ टेबल्स ला रहे हो, तो आपको 450 वाई यहां से प्रॉफिट मिल गया। यहां से आपको चेयर्स बेचने से आपको ये प्रॉफिट मिला और टेबल्स बेचने से आपको ये प्रॉफिट मिला। समझ आया भाई, एक चेयर को बेचते हैं तो कितने रुपए प्रॉफिट कमाते हो आप, 250। आपने चेयर्स कितनी लाई, एक्स। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि जितनी हम लाए उतनी बिक गई। हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि कोई डेड स्टॉक हो गया। ये छोटी मोटी चीजें, प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो यहाँ पे इग्नोर किया जाएगा। कोई चेयर टूट गई तो सर, कोई चेयर रिटर्न आ गई तो, किसी भी दीमक लग गया तो, वो सारे हम इग्नोर करेंगे। वो क्वेश्चन में कह दे तो अच्छी बात है, ना कहे तो भी हम एज्यूम करेंगे कि सारी चीजें इग्नोर्ड है। आप एक्स नंबर ऑफ चेयर्स लाए थे, जैसे 10 चेयर्स लाए थे और 10 चेयर्स आपने बेच दी। तो बेच दी तो एक चेयर पे 250 रुपये का प्रॉफिट, तो 10 चेयर पे 2,500 का प्रॉफिट हो गया। तो 250 एक्स तो आपको यहाँ से मिला और 450 वाई आपको टेबल से मिला। तो टोटल प्रॉफिट आपका ये हो गया 250 एक्स प्लस 450 वाई। इस टोटल प्रॉफिट को हमको करना है मैक्सिमाइज। हम एक्स और वाई की क्या यहाँ पे वैल्यूज डालें ताकि इसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी आए, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, बड़ी से बड़ी आए, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। इसको हमको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस चैप्टर में मिलेगा आपको, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा। क्या मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ऑब्वियसली हर चीज इन टू वेरिएबल्स मिलेगी, हर चीज, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, हर चीज इन टू वेरिएबल मिलेगी। सो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी ये चेक करो 250x डिग्री 1 तो इसको पॉलिनोमियल ही कहेंगे। जब तक इसको किसी से इक्वेट नहीं करते ये इक्वेशन नहीं बनती। तो इसको इक्वेट तो कर नहीं रही, तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू ज्यादा ज्यादा आपको करनी है। सो एक लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में आपको एक क्या मिलने वाला है, बोलो। एक लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में आपको क्या मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सर एक काम करो, 250 रुपये एक चेयर से प्रॉफिट है ना, 1 लाख तो चेयर ले आओ और 450 एक चेयर इससे, एक चेयर से था ये, एक टेबल से प्रॉफिट है ना, 5 लाख ये ले आओ। मन तो कर रहा है, कर लें सर ऐसा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे हम। लेकिन करोगे कैसे ये काम, आप 1 लाख चेयर लाओगे, आप 5 लाख टेबल लाओगे, तो टोटल आइटम कितना ले आए आप, 6 लाख। आपके पास 100 आइटम से ज्यादा का तो गोदाम ही नहीं है, समस्या है। दूसरा, एक, हाँ, 1 लाख चेयर खरीदने में खर्चा कितना होगा, एक चेयर 1,000 की है, सोचो इसको इंटू 1000 करो। और 5 लाख टेबल खरीदने में खर्चा कितना होगा, 1500 की एक टेबल है। तो ये सारा खर्चा मिला के आपके पास पैसे भी तो होनी चाहिए जेब में, आपके पास तो 50,000 रुपये ही है इन्वेस्ट करने के लिए। सो आप ये काम नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिखते ही आपकी इच्छा करेगी कि मैं एक्स की बड़ी से बड़ी और वाई की बड़ी से बड़ी वैल्यू डाल दूं ताकि इसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी आ जाए। बट अब हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को इस चैप्टर में नाम दिया गया है कंस्ट्रेंट्स का। किसका नाम दिया गया है, कंस्ट्रेंट्स का, लीनियर कंस्ट्रेंट्स, या कंस्ट्रेंट्स डाल देता हूं अभी मैं, कंस्ट्रेंट्स यानी रिस्ट्रिक्शंस। वो कंस्ट्रेंट्स गिनवाता हूं अब मैं आपको। तो मेरे पास दो कंस्ट्रेंट्स दिख रहे हैं, बताओ। एक कंस्टेंट तो कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन, एक कंस्टेंट इन्वेस्टमेंट। तो देखो, पहले कैपेसिटी पे बात करते हैं। तो अगर आपने एक्स नंबर ऑफ चेयर खरीदी और फिर आपने वाई नंबर ऑफ टेबल खरीदे, तो टोटल आइटम आपके पास एक्स प्लस वाई हो गए। मान लो 20 ये खरीदे, 80 ये खरीदे, हो गए 100 आइटम। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 100 की है। 100 के बराबर हो सकती है, 100 से कम हो सकती है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक्स लेस देन इक्वल टू 100। जीरो क्यों, 100 से ज्यादा नहीं क्रॉस कर सकती ना। तो ये तो हो गई मेरी कंस्टेंट नंबर 1, ये हो गया कैपेसिटी वाला कंस्टेंट, ये हो गया मेरा कैपेसिटी वाला कंस्टेंट। समझ आया, ओके। दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला कंस्टेंट भी है सर मेरे पास, प्रॉब्लम एक नहीं मेरे साथ, दो दो है।
इन्वेस्टमेंट वाले कंस्टेंट की बात करते हैं। तो आपने एक्स नंबर ऑफ चेयर्स खरीदी, अब एक्स और वाई हर जगह आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी आएगा, कंस्टेंट्स में भी आएगा, जो आपने शुरू में माना है। और क्लास 10th और 11th की तरह इसमें भी ऐसा होता है कि जो पूछे उसी को एक्स और वाई मान लो। तो जैसे एक्स और वाई सोल्व हुआ वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट देखो, आपने एक्स नंबर ऑफ चेयर खरीदी, एक चेयर खरीदने में 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तो टोटल एक्स चेयर खरीदने में 1000x का इन्वेस्टमेंट हो गया। प्लस इधर आओ, वाई नंबर ऑफ चेयर्स खरीदी, एक चेयर खरीदने में 1500 का कॉस्ट प्राइस है, तो 1500 वाई का आपको यहाँ पे पैसे लगेंगे, और टोटल पैसे आपके पास 50,000 है, इससे ज्यादा जेब में है नहीं, तो लेस देन इक्वल टू 50,000। ओके, इसको थोड़ा सा चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब कुछ कट रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, जीरो जीरो तो सबका कट जाएगा, और उसके बाद 10 15 500, तो अगेन 5 से कॉमन, 5 को कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, सो ये हो गया मेरा कंस्ट्रेंट नंबर 2। ओके, सो कंस्ट्रेंट नंबर 1 एंड कंस्ट्रेंट नंबर 2 सर कितने मिलेंगे, 2 से 3, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया कंस्ट्रेंट नंबर 1। जो कंस्ट्रेंट्स होगी वो इनइक्वालिटीज होंगी, है ना, ये इनइक्वालिटी मैंने क्या कहा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, सबका कॉम्बो पैक है, इसमें सब कुछ मिक्स में आएगा, जो 10th में सीखा, 11th में सीखा, 12th में सब मिक्स में आ रहा है। तो जो कंस्ट्रेंट्स मिलेंगे वो होगी लीनियर इनइक्वालिटी के फॉर्म में, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। इसके अलावा दो कंस्ट्रेंट हमको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ऐसे मान के चलो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो कहे तो भी मिलेंगे, वो नहीं कहे तो भी मिलेंगे, इनको कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। इनको क्या कहते हैं, वो क्या चीज है, देखो अपन ने एक्स नंबर ऑफ चेयर्स खरीदे, अपन ने वाई नंबर ऑफ चेयर्स टेबल्स खरीदी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं -3 चेयर्स ले लूं, और मैं ऐसा हो सकता है कि मैं -10 टेबल्स ले लूं, नहीं। तो एक्स और वाई की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, सारी टेबल खरीद लो, वाई की भी मिनिमम वैल्यू 0, सारी एक्स खरीद लो, सारी चेयर खरीद लो, उससे कम नहीं हो सकती ना। तो एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, या अलग अलग लिख दो चलो, एक्स लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, एंड वाई नहीं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन होगा ना, 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा ही तो नहीं होगा, वही तो कह रहा हूँ, नेगेटिव नहीं हो सकता ना। और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दो कंस्टेंट्स तो हमको दहेज में मिले हैं इस चैप्टर में, वो कहे या ना कहे अंडरस्टूड है। जो भी आप एक्स और वाई मानोगे उसमें ये फ्री में मिलके आएंगे, इनको क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, क्या कहते हैं इनको, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, यानी कि एक्स और वाई के नेगेटिव ना होने के कंस्टेंट्स हैं ये, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो एक्स और वाई पॉजिटिव है, किस में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पूरी प्रॉब्लम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्व होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई काम दाम ही नहीं है हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। हाँ, थोड़ी बहुत लाइंस इधर उधर जाएंगी तो हल्का फुल्का आप थोड़ा सा सेकंड क्वाड्रेंट दिखाएंगे, थोड़ा सा थर्ड दिखाएंगे, थोड़ा सा फोर्थ, मैक्सिमम पार्ट आप क्या दिखाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही दिखाएंगे, इस हिसाब से आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। समझ आया, ओके। ये तो केवल प्रॉब्लम प्रेजेंट हुई है, अब इसको सोल्व करने की बात है, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो करें सॉल्व, अब जब प्रॉब्लम प्रेजेंट ही हो गई तो सॉल्व ही कर दो, एक क्वेश्चन ही कवर हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर नोट्स की बात कर लेते हैं। तो मैं सीधे आ जाऊँ, ग्राफ पे आ जाऊँ सीधे, देखते हैं, पहले रफली बात करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज कुछ टर्म्स होंगी वो बीच बीच में मैं बताता भी जाऊंगा, और फिर आखिरी में लिखवाना तो है ही सारी चीजें, है ना। चलो आओ, सो लेट्स कम टू द ग्राफ पार्ट। अभी तक मैंने नोट्स बोलना शुरू नहीं किया, क्या होता है क्या नहीं होता है, एक साथ ही स्टार्ट करते हैं। अब जब प्रॉब्लम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि सारा काम मेरा मैक्सिमम फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जूम कर दो, ठीक है। अब सुनो, तीन चीजें हैं, देखो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स तो कहने के लिए हैं, उसको कहीं ड्रॉ करने की जरूरत है क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या बनेगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में नहीं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ, हाँ वाई एक्सिस, और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस, तो वो तो बनी बनाई है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसको तो बनाना नहीं है, तो मैं दो कंस्टेंट्स और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक बार के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दूँ। सो मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से डिनोट कराते हैं, जेड, ठीक है, क्या था वो, चलो 250x प्लस 450y, 250x प्लस 450y, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइन। और कंस्टेंट नंबर 1 कंस्टेंट नंबर 2 नॉन नेगेटिव तो बने बनाए हैं, कंस्टेंट नंबर 1 बताओ, कंस्टेंट नंबर 1 है कि x प्लस वाई की वैल्यू 100 या 100 से छोटी है, और कंस्टेंट नंबर 2 है मेरे पास इन्वेस्टमेंट वाला, क्या था 2x
2x छोटा कर दिया था हमने, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 100। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 100। ओके फाइन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलो अब सुनो ध्यान से। ठीक है चलो। इसको 1500 को एक बार के लिए 1250 करो, ताकि ग्राफ थोड़ा सा परफेक्ट बनेगा ना, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट अपन इजी क्वेश्चन से। तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टी लेवल होगी मैं ग्राफ के बीच में बताता जाऊंगा। सो इसको एक बार 1250 करो, देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं, बताओ जल्दी से। 1250 मैंने किया, तो यहाँ पे 1250 एक्स हो गया, नहीं 1250 वाई हो गया, 1000 एक्स तो ठीक है, ये 1250 वाई हो जाएगा, तो इक्वेशन भी चेंज होगी। तो 100, एक एक जीरो कटेगा पहले तो, फिर 100, 125 और 5000 में क्या कॉमन आएगा, 25 कॉमन आएगा, आएगा। तो 25, 100 में से, एक बार को 100 में से 25 कॉमन आया तो 25 फोर जा होता है, और 125 में से 5 कॉमन आएगा, 25 5 जा 125 होता है, और 5000 को डिवाइड करूंगा तो 200 हो जाएगा। भी ठीक है, ठीक है। थोड़ा चेंजेस कर दिया, डेटा चेंज कर दिया, 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 2। हालांकि डिफिकल्ट डेटा भी आएगा, ऐसा नहीं है, बट इजी क्वेश्चन, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो इजी से स्टार्ट करता हूँ। तो क्या क्या चेंजेस हुए बोलना जरा। 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू, ओके डन। चलो अब क्या करते हैं सर, ये बताओ करना क्या होता है। सबसे पहला काम तो आपको कंस्टेंट्स गिवन है, इन कंस्टेंट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। अब कंस्टेंट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। सर कंस्टेंट्स तो इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज को ग्राफ में कैसे प्लॉट करें। तो आ जाओ क्लास 11th का फ्लैशबैक में, जो इक्वेशंस होती हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनका ग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन के इर्द या गिर्द एक पूरा रीजन होता है, सॉल्यूशन रीजन जिसको बोलते हैं। याद आया, याद है। जैसे सपोज करो एक इक्वेशन है मेरे पास, तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन हो गई। लेकिन अगर ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, तो या तो इसके इधर वाला या इसके इधर वाला पूरा रीजन उसका सॉल्यूशन रीजन होता है। ये क्लास हमने 11th में सीखा था। तो अभी हमारे पास तो इनइक्वालिटी है ना, तो यानी कि पूरा रीजन मिलेगा अपने को। लेकिन सर रीजन कहाँ से मिलेगा, वो लाइन कहाँ है, तो ऐसा उस लाइन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे, इक्वेशन। जब मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा, ये x+y = 100। ओके, सिमिलरली इसको भी मैं इक्वेशन में चेंज करूंगा तो ये क्या बनेगा, 4x+5y = 200। यहाँ तो कोई डाउट नो। अब सुनो ध्यान से, अब आपका काम क्या है, अब इनइक्वालिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब आ जाओ इक्वेशन पे थोड़ी देर के लिए। तो ये जो इक्वालिटी है, जो इक्वेशन है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए स्ट्रेट लाइन बनेगी। मुझे बस इतना बताओ ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, क्या प्रोसेस होता है इसके बाद यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाने का ग्राफ में, और दूसरे से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन हो गया जो हम 10th में करते थे। तो इनकी दो स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। यहाँ पे प्रोसेस क्या था भाई, करते क्या थे सर, ऐसा करो तब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बोलो क्या करूं मैं इसके आगे और इसके आगे ताकि स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो पुट करना होता था, क्या पुट करना होता था सृष्टि, वैल्यूज। कैसे, थोड़ा सा हिंट दो। हम्म 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 जैसे एक्स की एक वैल्यू पुटअप करी आपने। हम्म तीन सॉल्यूशंस निकालते, तो सॉल्यूशन बोलते थे अपन, यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं, तो तीन सॉल्यूशंस निकालते थे। तीन इधर भी निकालेंगे, तीन इधर भी निकालेंगे, और फिर उन तीन सॉल्यूशन को कनेक्ट करके एक लाइन बनाएंगे, इधर भी बनाएंगे। मिनिमम 3 निकालते थे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये आप करते थे 10th में, लेकिन आप 11th में भी आए थे कभी, आए थे कभी आप 11th में। तो 11th क्लास में आप अगर ऐसी प्रॉब्लम को फेस करें, तो अगर आप तीन सॉल्यूशंस निकाल के कर रहे हैं तो फिर फायदा ही क्या हुआ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका यूज करते थे अपन 11th में, याद करो 60। हम क्या करेंगे,
इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चाहिए। एक लीनियर इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 10 ऑफ लीनियर स्ट्रेट लाइंस वाले कॉन्सेप्ट पे आओ। हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, आरएचएस में 1 होता है, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो x/100 प्लस y/100 इक्वल टू 1। इसको भी कन्वर्ट करना जरा। तो ये 4 से 200 नीचे आएगा, तो 4 से 50 टाइम्स कट जाएगा, x/50 प्लस y/40 इक्वल टू 1। तभी मैंने डेटा चेंज किया ताकि ये 200 से 4 और 200 से 5 कट जाए। पहले जो है 100 से 3 नहीं कट रहा था, 33.33 आता है, इसलिए मैंने डेटा चेंज किया। समझ आया पर्पस मेरा? अब ये कट गया। अब क्या करते थे याद है, ये है एक्स इंटरसेप्ट और ये है वाई इंटरसेप्ट, दोनों के पास एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हैं। अब सपोज करो स्केल तो चेंज करना ही पड़ेगा, 10 20 30 40 तो करना ही पड़ेगा, वो तो समझ में आ रहा है आपको। 1 2 3 से तो काम चलेगा नहीं, 100 तक कैसे पहुंचेंगे? तो लेट से ये जो 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं, ये 10 गुना है, 10 20 30 40 ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। तो यानी कि एक्स इंटरसेप्ट 10 है और वाई इंटरसेप्ट 10 है। कुछ भी मत करो बेटा, एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 10। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 10, ये 10 है। वाई इंटरसेप्ट क्या है? इसको इससे बना दो, बन गई स्ट्रेट लाइन। कोई 3 सॉल्यूशन नहीं निकालने, कोई 3 सॉल्यूशन नहीं निकालने, स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। समझ में आया? क्लियर है? तो थोड़ा सा हम क्लास 11th के लॉजिक्स को यूज करेंगे तो जल्दी काम होगा, ठीक है। अब 10th में तो क्या ये लॉजिक्स थे ही नहीं, हमारे पास थे नहीं था, हमने पढ़ी नहीं थी स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इसलिए वहां पे तो एक मजबूरी थी 3 सॉल्यूशन। वो बच्चों वाला तरीका है, वो क्या है? बच्चों वाला तरीका। उस बच्चों वाले तरीके को भी कभी ना कभी तो 12th में भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अभी इस समय अगर मान लो जैसे पहला डेटा चेंज नहीं करता तो 100 से कट ही नहीं पाता, वो कट ही नहीं पाता, तो फिर मैं एक्स इंटरसेप्ट एग्जैक्ट नहीं मार्क कर पाता, 33.33 एग्जैक्ट नहीं मार्क कर पाता, एग्जैक्ट नहीं मार्क करता तो दिक्कत आती। तो फिर उसमें तो वही तरीका था 3 सॉल्यूशंस का, ठीक है। या फिर वाई इंटरसेप्ट मार्क कर लो और 2 3 की जगह 2 निकाल लो, ज्यादा ज्यादा ये हो जाए, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में आपको इंटरसेप्ट बना के वो आराम से ऐसा डेटा देगा कि बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये लाइन बन चुकी है। दूसरे के लिए बताओ, एक्स इंटरसेप्ट 50 और वाई इंटरसेप्ट 40। एक्स इंटरसेप्ट 50, वाई इंटरसेप्ट 40। 10 10 का स्केल ले लेंगे, वो स्केल भी मार्क करना पड़ेगा ग्राफ में। एट एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, एट वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, बराबर ही लेना होता है, याद रखना। स्टेटिस्टिक्स वाले चैप्टर में तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि मैं एक्स एक्सिस का स्केल अलग ले लूं और वाई एक्सिस का स्केल अलग ले लूं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट ले लूं, वहां पे वाई एक्सिस में मैं 50 यूनिट ले लूं। लेकिन इस चैप्टर में दोनों का स्केल बराबर लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने 10 20 30 40 लिया है तो यहाँ पर भी आपको 10 20 30 40 ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने 1 2 3 4 लिया है तो वहां पे भी 1 2 3 4। यहाँ पे अगर आपने 5 10 15 20 लिया है, वहां पे भी 5 10 15 सेम लेना कंपलसरी है इस चैप्टर में। ओके, चलो इन दोनों को कनेक्ट कर दूं मैं? बोलो, इन दोनों को कनेक्ट करते ही हमको मिल जाएगा। तो ये पैरेलल लाइंस बनी है क्या? क्या था एक्स 50 एंड 40, तो एक्स पे 50 एंड वाई पे 40। पैरेलल लाइंस नहीं है, इंटरसेक्ट होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो थोड़ा सा परफेक्ट एग्जाम्पल हम नहीं सोच पाए भी, ये अगर इंटरसेक्ट हो जाती ना तो ज्यादा समझ में आता। चलो ये बाद में का इंटरसेक्ट हो, चलो नहीं हो रही तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का काम हो गया, दोनों लाइंस का। अब एक बार ये लाइंस बन जाएं, तब हमारी तो थी तो ये ओरिजिनली इनइक्वालिटी ना। ओरिजिनली क्या थी हमारी? इनइक्वालिटी थी, ठीक है। अब एक काम करूं क्या, मैं एक काम करूं, मैं अभी एग्जाम्पल ही तो सोच रहे हैं, तो इसको मैं कनेक्ट कर ज्वाइन करवा दूं एक दूसरे से, बोलो चलेगा? मतलब इंटरसेक्ट करवा दूं मैं इसको। मान लो कि ये लाइन जो है ऐसे जा रही होती है, ऐसे ऐसे जा रही होती है, ठीक है। चलेगा ना? अभी के लिए मान लेते हैं ऐसा, है ना। हालांकि उसके हिसाब से वो नहीं है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट मान लो 120 होता और उसका 60 होता, तब होता है ऐसा, है ना। ठीक है, अभी के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जिसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मान लो ये है, ये और ये, तो ये इंटरसेक्ट भी कर रही है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। चलो, अब सबसे पहले तो एक बात सुनो, ये तो लाइंस हैं। अच्छा, कौन सी लाइन कौन सी है हल्का सा मार्क कर दूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं मान लेता हूँ पहली वाली लाइन कौन सी है। अब ये वाली लाइन चेंज हो जाएगी ना मेरी, मतलब इसकी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी बताओ। ये वाली लाइन तो कौन सी हो जाएगी? 100 वाली, तो एक्स प्लस वाई, ये वाली लाइन के इस बगल में लिख देता हूं मैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ओके, और इस वाली लाइन की इक्वेशन बताओ क्या बन सकती है?
देखो x के नीचे तो आएगा 120 और y के नीचे आएगा 60। खुद सोचो आप, x के नीचे तो आएगा 120, y के नीचे आएगा 60। तो 120 एलसीएम ले लूंगा, तो x प्लस 2y बराबर 120। ये इक्वेशन बना दी हमने, क्योंकि अब तो इक्वेशन भी चेंज हो गई ना। ठीक है, डन। मान लो मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट कुछ ऐसा होता है जिसमें ऐसी इक्वेशन बनती है, x प्लस 2y इक्वल टू 120 वाली बनती है। जो हमने एग्जाम्पल सोचा वो एक बार हटा दिया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, अब ये तो इक्वेशंस हैं, हमारे पास तो सर इनइक्वालिटीज थी। आप तो इक्वेशंस पे चले गए थे, वो तो मैं इसलिए गया था कि लाइन बन जाएगा, लाइन बन गई। अब वापस इक्वेशंस पे जाना है, तो इक्वेशन से बात करते हैं, पहले इनइक्वालिटी से बात करते हैं। पहली इनइक्वालिटी क्या थी, ये वाली। ये क्या कहती थी, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। इसकी लाइन कहाँ है, ये रही, ये लाइन दिख रही है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये लाइन दिख रही है। तो ये अगर इक्वेशन होती तो इस लाइन के ऊपर लाए होने वाला हर एक पॉइंट इसका सोल्यूशन होता, लेकिन ये इनइक्वालिटी है, तो इस लाइन ने इस प्लेन को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक इधर एक इधर। हर लाइन एक प्लेन को दो पार्ट्स में तोड़ती है, कोई सी भी लाइन हो। तो या तो इर्द या गिर्द। इधर का सॉल्यूशन रीजन भी हो सकता है, इधर का सॉल्यूशन रीजन भी हो सकता है। क्या तरीका होता है पता करने का, पता है क्या तरीका होता है कि इधर वाला है या इधर वाला है? ट्रू एंड फॉल्स थोड़ा सा बताओ, कैसे चेक करते हैं? इतना बड़ा करना की जरूरत है क्या? सोचो ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो, जो मैं कहने वाला हूँ ध्यान से सुनो। ये बाउंड्री है मेरी, है ना? या तो इस बाउंड्री के इधर का मेरा एरिया है, या इस बाउंड्री के इधर का मेरे इधर, या तो इस बाउंड्री के इधर के सारे लोग मेरे अपने हैं, और या फिर इधर के सारे लोग मेरे अपने। अगर इधर के अपने हैं तो ये पर आए हैं, और अगर इधर के अपने हैं तो वो पर आए हैं। अब कैसे पता चले? किसी भी एक इंसान को चेक करके, किसी भी एक इंसान। सपोज करो इस एरिया से मैंने इस इंसान को उठा लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं, अगर ये मेरा अपना निकला तो ये सारे पॉइंट्स मेरे अपने हैं, और फिर इधर वाले पर आए। और अगर मैंने इधर का नहीं चेक किया, इधर का चेक किया, कोई जरूरी थोड़ा ना कोई उधर का ही चेक करे, कोई इधर का भी चेक कर लेगा। मान लो इधर का चेक कर लिया, अगर इसने सेटिस्फाई किया, ये मेरा अपना निकला, तो इधर के अब सारे पॉइंट्स अपने हैं और उधर के पर आए। तो चेक तो एक ही पॉइंट करना है, ऐसा नहीं है कि एक उधर का करना है एक इधर का करना है। इधर का या उधर का एक ही पॉइंट चेक करना है। चेक करने के बाद अगर वो मेरा फेवर में निकला तो वो पूरा रीजन मेरे फेवर में है, और जो अपोजिट रीजन है वो पूरा मेरे अपोजिशन में है। ठीक है। जनरली ऐसे केसेस में अपन ओरिजिन को पकड़ते हैं, बस एक ही केस में ओरिजिन को नहीं पकड़ सकते, जब लाइन खुद ओरिजिन से पास हो। तो ओरिजिन ना तो इधर आया ना इधर आया ना, जनरली ओरिजिन या तो इधर आएगा इधर आएगा। तो अभी तो हम ओरिजिन को पकड़ सकते हैं ना दोनों के लिए, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को उसमें सेटिस्फाई कराएंगे कि होता है क्या ओरिजिन उसमें सेटिस्फाई। अगर ओरिजिन उसमें सेटिस्फाई हो गया, तब तो ये ओरिजिन वाला पोर्शन सारा मेरा है और उधर वाला पोर्शन मेरा नहीं है। हाँ बोलो। आप एक्स एंड वाई की कोई सी भी वैल्यू यहाँ से डालना चाह रहे हो ना, इधर से, जैसे मान लो मैंने ये उठा ली, ये क्या है 20,30, आप ये उठाना चाह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इधर का कोई भी पॉइंट उठा लोगे, अगर सेटिस्फाई होगा तो इन सबको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो आप ओरिजिन उठाओ ना, सबसे सरल। लेफ्ट साइड में सबसे इजी पॉइंट जल्दी सॉल्वेबल कौन सा है? ओरिजिन। तो अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो तब आप ओरिजिन नहीं उठा सकते, अदरवाइज हर बार आप ओरिजिन उठाओ और मस्त रहो। हर बार ओरिजिन ही उठाओ हर इनइक्वालिटीज में सेटिस्फाई करने के लिए। ओके। तो मैं क्या करूंगा, इस इनइक्वालिटी सेकंड, दोनों इनइक्वालिटीज दोनों कंस्टेंट्स में मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक्स कोमा वाई 0,0 रखता हूं और देखता हूं क्या होता है। तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 100 होता है क्या? 0 लेस देन इक्वल टू 100 होता है क्या? सेटिस्फाइड होता है ना, 0 सबसे छोटा ही होता है ना। इधर भी सेटिस्फाई करो, दोनों में सेटिस्फाई करो। एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0,0। ठीक है। सो अगेन इसमें आ जाओ, तो 4x, अच्छा लेकिन मेरी इक्वेशन तो ये थी ना, चलो इसमें कर देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ, इसमें भी आएगा तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 120। इधर भी लेस देन इक्वल टू 200 आएगा ही आएगा, 0 लेस देन टू इक्वल टू 200 आएगा, और उसके बाद करूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 120 आएगा। यानी कि ओरिजिन ने भाई साहब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन दोनों को सेटिस्फाई किया है कि नहीं किया है, बोलो। किया है। अब आप कह रहे हो सृष्टि कि नहीं सर और कोई पॉइंट उठाओ, तो उठा लो, इस रीजन में कोई भी उठा लो आप। जैसे इस वाली लाइन की बात करता हूँ, कर दी मैंने इस वाली लाइन की बात, तो इस वाली लाइन से मैं ये वाला पॉइंट उठा लूं। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 30,60। तो 30,60 इधर डालना, 30 + 60 90, छोटा है ना 100 से। ठीक है। लेकिन 30,60 अब इसमें सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो इस लाइन से इधर नहीं है, इस लाइन से वो उधर है। ये 30,60 इस लाइन से तो इधर है,
लेकिन ये 30,60 इस लाइन से इधर थोड़ी ना, इस लाइन से तो वो उधर है। जबकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा था तो ओरिजिन वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा ना इस लाइन के हिसाब से। तो ओरिजिन इस एरिया में आ रहा है और उस लाइन के हिसाब से ओरिजिन इस एरिया में आ रहा है। अब अगर आप बीच का पॉइंट लोगे तो उस लाइन के हिसाब से तो वो ओरिजिन वाले पाले में है, लेकिन इस लाइन के हिसाब से तो वो ओरिजिन के अपोजिशन वाले पाले में है ना। समझ आया? चेक करो ये इस 30,60 इसमें सेटिस्फाई करेगा क्या? 30 + 2, 2 × 60 यानी 120। 30 + 120 120 से बड़ा होता है ना कि छोटा होता है। नहीं कराना इसमें सेटिस्फाई। तो आप हमेशा ऐसा पॉइंट सेटिस्फाई करवाओ जो सबसे इजी हो, और वो सबसे इजी पॉइंट होता है ओनली एंड ओनली ओरिजिन। दैट्स इट। समझ आया? ठीक है। बस ओरिजिन से लाइन खुद, ये दोनों में से कोई भी एक लाइन ओरिजिन से पास थ्रू हो रही हो तब आपको कुछ और पॉइंट लेना पड़ेगा जो आप कह रहे हो कि सर 30 कॉमा, फिर कुछ भी ले लो, ठीक है ना। चलो तो अब सुनो, पहले एक लाइन से बात करता हूं मैं पहली वाली लाइन से बात करता हूँ। भैया तेरे को ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया? इसने कहा यस मेरे को ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया। तो तेरा सोल्यूशन रीजन बता दे जल्दी से। तो इसका सोल्यूशन रीजन है टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, इस साइड मेरा सॉल्यूशन रीजन है सर। फिर इस लाइन से बात किया, तेरे को ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया? इसने कहा बिल्कुल किया। तो तेरा भी सॉल्यूशन रीजन है टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब तुम दोनों का कॉमन रीजन बताओ। एक ऐसा रीजन बताओ जो तू भी सेटिस्फाई हो रहा है, जो तुझे भी सूट करता है और जो तुझे भी सूट करता है। याद रखना आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक का दो कंस्टेंट्स और हैं। एक तो है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या होता है? x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या होता है? y एक्सिस के राइट साइड, y एक्सिस के राइट साइड। तो ये सारे एरोस देखो, ये एरो कहता है इधर आओ, ये एरो कहता है इधर आओ, ये एरो कहता है ऊपर जाओ, ये एरो कहता है इधर आओ। इन सबका एक कॉमन रीजन आएगा। उस कॉमन रीजन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यू कैन सी दिस इज द कॉमन रीजन। बोलो, वो हाईलाइट। इस कॉमन रीजन को मार्क कर दें तो ये तो ओरिजिन होता ही है। ए बी सी, ओ ए बी सी, ये कॉमन रीजन आया। ये कॉमन रीजन जनरली एक पॉलीगन मिलेगा जो 4 साइड्स का भी हो सकता है, 5 साइड्स का भी हो सकता है, 6 साइड्स। अभी मेरे को क्वाड्रिलेटरल मिला है 4 साइड्स का। दूसरी चीज, ये कॉमन रीजन बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी हो सकता है। मतलब बाउंडेड मतलब बंद, अनबाउंडेड मतलब खुला। अभी ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड में हमारा काम थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, याद रखना। ठीक है, अभी बाउंडेड की बात करेंगे। अब सुनो, ये कॉमन रीजन ऐसा रीजन है जो चारों कंस्टेंट्स को सूट करता है, इन दो कंस्टेंट को भी सूट करता है और दोनों नॉन नेगेटिव कंस्टेंट को भी सूट करता है। मैं क्या करूंगा, इस बाउंडेड रीजन को हाल फिलहाल के लिए शेड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ये भी आपके क्वेश्चन का पार्ट है कि आपको बाउंडेड रीजन को शेड करना है। ये भी उसके सॉल्यूशन का पार्ट है। ओके, जैसे भी हो। तो मैं ये मैंने शेड कर दिया। और अनबाउंडेड हो तो थोड़ा सा शेड करके छोड़ देना है, तो समझ में आ जाएगा कि अब ये अनबाउंडेड है, इनफाइनाइट तक शेड होगा। ठीक है, बाउंडेड तो इजीली शेड हो जाएगा। ये शेड कर दिया मैंने, कर दिया। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं। इस शेडेड पार्ट को कहते हैं फीजेबल रीजन। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फीजेबल, फीजेबल ऑब्लिक पॉसिबल। ये टर्मिनोलॉजी से याद करो थोड़ी बहुत। देखो, हर एक पर्टिकुलर लाइन से बात कर रहे थे तो उसका रीजन था सॉल्यूशन रीजन। इस पर्टिकुलर लाइन का भी एक सॉल्यूशन रीजन था। अब दोनों के सॉल्यूशन रीजन का कॉमन रीजन कहते हैं फीजेबल रीजन, फीजेबल ऑब्लिक पॉसिबल रीजन। और कहीं कहीं किसी किसी जगह इसको सॉल्यूशन रीजन भी कहा गया है। तो मैं तीनों वर्ड्स लिख देता हूं। समझ आया? डन। अब इस फीजेबल ऑब्लिक पॉसिबल ऑब्लिक सॉल्यूशन रीजन से तो आप बाहर जा ही नहीं सकते। अगर आपको कैपेसिटी 100 की रखनी है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट ये रखना है, तो आपके जो भी सॉल्यूशंस होंगे, अभी कितनी चेयर्स खरीदें, कितनी बाइक खरीदें, वो इनमें से कहीं ना कहीं होगा। वो ये भी हो सकता है कि सर आप 40 तो चेयर खरीद लो और 10 आप टेबल्स खरीद लो। ये भी हो सकता है कि सर आप 10 तो टेबल्स खरीद लो, 30 चेयर खरीद लो। जितने भी पॉइंट्स इसमें लाया कर रहे हैं ना, वो सब उसके जो रिस्ट्रिक्शन है उसको क्रॉस नहीं करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं सर आप तो 200 तो चेयर खरीद लो, रिस्ट्रिक्शन नहीं क्रॉस हो गया। ये वो पॉसिबल रीजन है, इससे बाहर आप जा नहीं सकते। ठीक है। अब लेकिन इसमें से वो पॉइंट ढूंढ के बताइए जो आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता हो, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करता हो। इनमें से कहीं ना कहीं है, इससे बाहर तो हो ही नहीं सकता। ओके, समझ आया? समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल दो मैं सबसे इजी बात, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस पॉलीगन के किसी एक वर्टेक्स पे मिलेगी, अंदर नहीं मिल सकती। तो वर्टिसेस कौन कौन से हैं? A 0, ओ सॉरी, O B C।
इन चारों पे उसकी वैल्यू चेक करो, जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी। वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वाला केस है। आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितना प्रॉफिट हो सकता है, और किस पॉइंट पे मिलेगी वो भी पता चल सकता है कि चेयर्स कितनी खरीदे हैं, वो कितनी खरीदे। बी पॉइंट क्या आएगा वो अभी पता लगाएंगे। ठीक है, तो अब अक्सर जैसा भी सृष्टि का क्वेश्चन है कि सर बी पॉइंट क्या आएगा, तो देखो अक्सर ऐसा होगा कि जब अपन पॉलीगन बनाएंगे तो 2 से 3 पॉइंट तो आपको देखते ही पता चल जाएंगे। जैसे ये तो कोई भी बता देगा 0,0, और ये कोई भी बता देगा 0,60, 60 10 10 के स्केल में चल रहे हैं, ये कोई भी बता देगा 100,0। सर बी कैसे आएगा? अब जो बीच में टकराएगा पॉइंट वो या तो साफ साफ पता चल जाएगा, देखो 80,20 है, और 80,20 ही है वैसे एक्चुअली, है ना। ठीक है, लेकिन सर अगर मान लो ऐसे एग्जैक्टली ना पता चले तो क्या करेंगे? 80,20 एग्जैक्टली ना पता चले तो क्या करेंगे? जरूरी थोड़ा कि साफ साफ। तो आप 10वीं क्लास में जाइए, दो लाइंस कहाँ टकराती हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और चौथा खुद मेथड यही था, ग्राफिकल मेथड। जान टकराए पर सर ग्राफिकल मेथड से तो पता ही नहीं चल रहा ना, तो किसी भी एक अलजेब्रिक मेथड पे पहुंच जाइए। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। देखो ये दोनों इक्वेशंस देख रहे हो, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, इधर लिख दो एक्स प्लस वाई बराबर 100, और ये नहीं थी फिर इक्वेशन हमारी, ये बना दी थी हमने, चेंज कर दी थी, एक्स प्लस 2y बराबर 120, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। आप 10th क्लास पे पहुंच जाओ सीधे। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना आसान है, 2 में से 1 घटा दूं, x में से x गया, 2y माइनस वाई वाई, 120 में से 20 हो गया 20, y की वैल्यू 20 कहीं भी पुटअप कर दो, फर्स्ट में ही पुटअप कर दो, तो x प्लस 20 बराबर 100, तो x बराबर 80। ये लो साहब x 80 y 20, यूनिक सोल्यूशन निकल गया। अभी भी तो 80,20 आ रहा है, तो साफ साफ दिख जाए तो गुड एंड वेल, नहीं निकलता है तो फिर यही तरीका और कोई तरीका नहीं। कुल मिला के चारों पॉइंट्स निकल गए। अब मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को तो उठाना ही बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में उठाना है। ओके, उठा लिया। हम क्या करेंगे, चारों, हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, उस टेबल में अपन चारों कॉर्नर पॉइंट्स डालते हैं पहले तो। ठीक है, बोलो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है? ओ। उस पे तो क्या ही प्रॉफिट मिलेगा, कुछ करो ही मत, ना तो पूरे चेयर्स बनाओ ना टेबल्स बनाओ, घर सो आराम से, है ना। ठीक है, दूसरा देखो, मतलब इसमें मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ना। बताओ क्या गलती है? एक्स माइनस, देखो एक्स माइनस एक्स कट गया, 2y माइनस वाई वाई, 120 - 100, आप 1 में से 2 घटा रहे हो, मैं 2 में से 1 घटा दिया सीधे ही। अगर 1 में से 2 घटाओगे तो दोनों साइड नेगेटिव आएगा, तो फिर कट जाएगा वो तो सीधा 2 में से 1 घटाओ ना। ठीक है, अच्छा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलो, 0,60, बी के अभी अभी हमने एलिमिनेशन से निकाल लिए 80,20, और डी के क्या आ रहे हैं, नहीं ये बी नहीं, सी के क्या आ रहे हैं, चार ही तो पॉइंट्स हैं, 100,0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है z इक्वल टू 250x प्लस 450y पे इन सब की वैल्यू रखनी है आपको, डन। जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा, 0x प्लस 0y तो जीरो ही आएगा, जीरो रखेंगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, पर 60 × 450 करना है, करो 0 6 0 0 दो बार 0, 6 5 जा 30, रिमाइंडर 3, 6 4 जा 24 and 3, 24 and 3 इज 27, 2 लाख नहीं 27,000, सॉरी 2,70,000 नहीं, 80 और 20 करो, तो 20 करोगे तो 900 हो जाएगा, ये 450 का दुगना 900, 900 नहीं 9,000, 20 से करना है आपको, है ना। तो 9,000 तो ये हो गया, और 80 के हिसाब से इसको करो, तो 25 8 जा होता है 200, 25 8 जा होता है 200, 200 के आगे डबल जीरो लगाया, 20,000, 20,000 यहाँ से मिला, 9,000 वहां से मिला, जोड़ लेना, जोड़ बाकी करना है आपको, 29,000 आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, ये सी पे बताना जरा, सी पे वो तो जीरो हो गया, और ये कितना हो गया 25,000, तो आप देखो मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे होगा, बी पे होगा, यानी कि आपको इस पूरे सौदे में ज्यादा से ज्यादा 29,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, और वो तब होगा जब आप नंबर ऑफ चेयर्स तो 80 खरीदो और नंबर ऑफ टेबल्स 20 खरीदो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टेबल्स में प्रॉफिट ज्यादा है, कोई देखे यार टेबल्स में प्रॉफिट ज्यादा है तो एक काम करो, चेयर्स खरीदी मत, सारी टेबल खरीद ले। तो सारी टेबल्स खरीद देगा, यानी कि सारी टेबल्स खरीद, यानी 100,0, तो वहां से 25,000 का ही प्रॉफिट है, देख ले। मिक्स में खरीदने में ही फायदा है, और मिक्स में क्या कॉम्बिनेशन में ऑप्टिमल क्या सॉल्यूशन सोचूं। अब ये जो सॉल्यूशन आया ना मेरा, इसको कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं? तो कुछ टर्मिनोलॉजी से याद करो, ये तो होता है फिजिबल रीजन या पॉसिबल रीजन या सॉल्यूशन रीजन, इसमें से इसके चारों कोनों में से कोई एक जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या कहेंगे हम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई, लेकिन ऐसी एक सिचुएशन और क्रिएट होती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर भी 29,000 आ जाता, तो क्या करते?
दोनों पे मैक्सिमम आ जाता, 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम आ जाता, तो क्या कर, अभी तो नहीं आई पर आगे आ सकती है, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, है ना, है ना। मान लो बी और सी दोनों पे आ जाती है 29,000, तो इसका सोल्यूशन, इसका आंसर क्या देता मैं, तो इसका आंसर मैं ये देता है कि सर मैक्सिमम प्रॉफिट तो 29,000 ही हो सकता है आज भी, यानी मैक्सिमम वही मैक्सिमम मिनिमम में आ जाओ, मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही हो सकती है लेकिन पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम ज्यादा हो सकते हैं ना। तो वो पॉइंट्स मेरे पास दो हैं, बी और सी। तो मैं ऐसे लिखूं कि सर दो पॉइंट्स है जिसपे 29,000 हो सकते हैं, यानी आप दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन चूज कर लो, या तो 80 चेयर्स 20 टेबल वाला, या 100 चेयर्स और एक भी टेबल वाला नहीं, दोनों में आपको 29,000 का मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा रॉन्ग, ये हो जाएगा मेरा रॉन्ग। सुनना, अगर आपके पास दो ही बातें हो सकती है जिंदगी में, या तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है मैक्सिमम या मिनिमम, ऑप्टिमल मतलब या तो मैक्सिमम या मिनिमम, या तो एक ही पॉइंट पे मिलेगा जैसे हमको मिल रहा है बी पे, और एक पे नहीं मिला तो फिर इनफाइनाइट पे मिलेगा, दो पे तो मिल ही नहीं सकता। अब इनफाइनाइट कौन कौन से हैं, बी और सी दोनों पे 29,000 है ना, तो बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बी सी पर हर एक पॉइंट पे ये 29,000 देगा। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, फिर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बी से पार मत जाना, सी से पार मत जाना, क्योंकि बी से पार तो फिर फिजिबल रीजन ही नहीं है, कंस्टेंट से बाहर चलेगा, इधर सी से पार नॉन नेगेटिव कंस्टेंट से बाहर चलेगा। तो बी सी के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं सब पे 29,000 मिलेगा। तो अगर दो पे सेम आ जाए तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 29,000 विच विल बी अटेन्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट बी सी। लेकिन अभी ऐसा काम नहीं है, अभी तो हमारा अलग छोटा आ रहा है ना उससे, तो अभी मैं क्या कंक्लूजन दूंगा, मैक्सिमम प्रॉफिट इज 29,000 विच इज अटेंड एट द पॉइंट बी, दैट इज 80, 20, दैट मीन्स द नंबर ऑफ चेयर्स विल बी 80 एंड नंबर ऑफ टेबल्स विल बी 20। यहां तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर, खत्म हो गई है कहानी, बस यही चलेगा पूरे चैप्टर में। आप जा रहे हो, जाओ, समझ गए, क्लियर है, पूरे चैप्टर में यही कहानी चलने वाली है। अब बस एक चीज रह गई है इस चैप्टर में जो हमने सॉल्व नहीं करी, एक्चुअली दो बातें। एक बात तो है कि अगर अनबाउंडेड रीजन आ जाए तो क्या करना है, कोना ही नहीं है उसका, तो कोने हैं तो सारे कोने नहीं है, मान लो मेरा कोई रीजन ऐसा आ जाए लाइक दिस, तो इसमें एक कोना तो ये मिल गया, एक कोना तो ये मिल गया, मान लो यहाँ पे वाई एक्सिस है तो चलो एक कोना ये भी मिल गया, लेकिन ये तो आर पार जा रहा है ना, यहाँ तो कोई कोना ही नहीं है, ये सारा अनबाउंडेड रीजन है। उस केस में क्या करना है, एक बात ये रह गई हमारी। दूसरी बात हमारी ये और रह गई कि सर प्रॉब्लम्स कैसी कैसी बन सकती हैं, जैसे इस जो अभी वाली प्रॉब्लम थी इसको मैं कहूंगा मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, क्या कहूंगा मैं इसको, मैं कितना मैं बनाऊं, या ट्रेडिंग प्रॉब्लम भी कह सकते हैं कि ला के खरीद के बेचना है। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है डाइटिशियन प्रॉब्लम, सबसे कॉमन सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम वही होगी डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम यानी कि आपकी बॉडी को विटामिन ए इतना चाहिए, बी इतना चाहिए, किसी बेबी को विटामिन सी की क्वांटिटी इतनी चाहिए, इस फूड में ए इतना है बी इतना है, तो कौन से फूड का क्या कॉम्बिनेशन मिला के बेबी को खिलाया जाए ताकि उसको सारे तो विटामिन मिल जाए और कम से कम खर्चे में मिल जाए, वहां पे मिनिमाइज कॉस्ट की प्रॉब्लम बनती है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। डाइट प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे 3 गोदाम है और सपोज करो मेरे 3 गोदाम पे कुछ माल पड़ा है और मेरे 2 शोरूम्स हैं, तो तीनों गोदाम से दोनों शोरूम पे माल जाता है फिर बिकता है, तो अब डिस्टेंस कितनी है बीच में, ताकि मेरे को कम से कम ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन समझते हो ना, ट्रक में माल लोड होके जाता है, तो उसमें खर्चा भी लगता है। मैं ग्वालियर वाले गोदाम से दिल्ली भेजूं, या मैं इसको मेरे नजदीकी गोदाम है मेरा, बॉम्बे में मेरा गोदाम है वहां से भेज दूं, नागपुर में मेरा गोदाम, मैं कौन से गोदाम से ये माल कम खर्चे में उस शोरूम तक बेचूं ताकि वो मेरा वहां से बिक जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक ट्रेडिंग, दोनों में से कोई एक ही बात है, दूसरी आएगी डाइटिशियन, तीसरी आएगी ट्रांसपोर्टेशन। ओके, डाइटिशियन में याद रखना मोस्ट प्रोबेबली अनबाउंडेड रीजन बनता है, डाइटिशियन प्रॉब्लम में हमेशा क्या बनता है, अनबाउंडेड रीजन। ये इनइक्वालिटी जब ऐसे हो जाती है ना तब जनरली अनबाउंडेड रीजन बनता है, कंस्टेंट्स की इनइक्वालिटी ऐसे हो जाती है तो नॉर्मली भी, हाँ अगर ये ऐसे हो जाएगा तो जनरली कह रहा हूं, अब अपवाद एक आध क्वेश्चन के हो सकते हैं, अभी अपन करेंगे अनबाउंडेड वाला भी। अगर ऐसे हो जाए ना, ये ऐसे हो जाए तो जनरली देखो, अगर ये ऐसे होता तो मेरा अनबाउंडेड रीजन ये, सॉल्यूशन रीजन ये होता इधर की साइड वाला, इधर होता तो इधर कोई है क्या बाउंडेड रीजन, बन गया ना अनबाउंडेड, बन गया ना। तो लेस देन इक्वल टू आप सीमित हो, तो सीमित हो तो आपका बाउंडेड बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में आप अनंत हो, तो जनरली ऐसा होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू में भी बाउंड्री रीजन हो जाता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू एक लेस देन इक्वल टू, तो दोनों के बीच का फंस जाता है, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही नहीं, लेकिन जनरली डाइटिशियन प्रॉब्लम में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के चांसेस होते हैं। जैसे मेरे को कम से कम 10 यूनिट विटामिन ए चाहिए, तो कम से कम चाहिए ना, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओगे लेस देन इक्वल टू लगाओगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओगे।
तो इस केस में वो डायटीशियन प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो सारी बातें अब अनुष्का अपन को तो डिस्कस करनी है ही, ये तो अनुष्का इसको सृष्टि को तो केवल पहली एक्सरसाइज देखनी है, लेकिन अपने को वो भी एक्सरसाइजेस देखनी है। तो आप तो कंटिन्यू करोगे कल भी परसों भी, ये भले आना है, हम तो चैप्टर को कंटिन्यू खत्म करेंगे फिर। ठीक है, यही रूटीन रखते हैं। ठीक है, तो आप जाओ और मैं इसको नोट्स लिखवा देता हूँ। शाम को तो ये कह रही है टेस्ट ही दे देगी, ये तो आप भी दे सकते हो, ग्राफ ही तो बनाना है। चलो आ जाओ। अब कुछ नोट्स के बारे में बात करते हैं, जो हमने सीखा उसको थोड़ा सा नोट डाउन करना, भले आप नोट मत करना क्योंकि वैसे आप टाइम नहीं है, लेकिन आप पढ़ जरूर लो, है ना। और फिर अनुष्का के लिए एक तरीके से नोट, अनुष्का को तो नोट करना ही है नहीं। आ जाओ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम शॉर्ट में एलपीपी इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है विच डील्स विद मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग ए लीनियर फंक्शन सब्जेक्ट टू सम गिवन कंस्ट्रेंट्स, जिसको रिस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज। क्या पढ़ा हमने? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, जो क्या जिसका काम क्या होता है, किसी चीज को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना, किसको? एक लीनियर फंक्शन को। लीनियर पॉलिनोमियल बोला था मैंने, उसको लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट टू मतलब कुछ कारणों के चलते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के चलते, जिसको कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, वो कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस भी लीनियर इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज की फॉर्म में हमको मिलेंगे। डन, आगे बढ़े। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमने अभी अभी भी डिस्कस करी थी। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थोड़ा सा enter कर लेता हूं। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है, वो लीनियर फंक्शन होता है, जिसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल कह रहा था, जिसको हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। इसको जेड लेटर से डिनोट करते हैं। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द गिवन लीनियर फंक्शन व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज, इट इज डिनोटेड बाय वेरी इजी। चलो नेक्स्ट, चलो उसके बाद आ जाओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद नेक्स्ट थिंग, लीनियर कंस्टेंट्स, रुकावटें। ठीक है, द लीनियर इक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटीज, कई बार इक्वेशंस फॉर्म में भी रुकावट मिलती है या इनइक्वालिटीज की फॉर्म में मिलती है, विच एक्ट एज रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस, जो कि रिस्ट्रिक्शंस या कुछ गाइडलाइंस की फॉर्म में हमको मिल जाए, भाई ये काम करना है, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में मिल जाए, सब्जेक्ट टू विच द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, जिसके चलते अपने को गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिम उनको ध्यान में रखते हुए इस गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करा जाता है। उन ध्यान में रखने वाली बातों को कहा जाता है लीनियर कंस्ट्रेंट्स ऑफ द गिवन एलपीपी प्रॉब्लम। समझ गए? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या कहते हैं कि आपको एक्स और वाई को नेगेटिव नहीं लेना है, इसी इसी को नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहते हैं। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आर द कंस्ट्रेंट्स विच स्टेट दैट, नॉन नेगेटिव ऐसी रुकावटें जो बताती हैं, क्या बताती हैं? कि जो एक्स और वाई वेरिएबल ले रहे हो भैया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये जो दिख रही हैं, यही ये जो मैथमेटिकली दिख रही हैं, इसी को कहते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ज्यादा सोचना है नहीं। हम्म, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। चले नेक्स्ट, आ जाओ। फीजेबल रीजन वो पॉसिबल रीजन होता है जो कॉमन रीजन होता है सारे कंस्टेंट्स का। तब तक अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात ही नहीं करते। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात तो लास्ट में करी गई, पहले कंस्टेंट्स की बात करेंगे। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्टेंट, जितने कंस्टेंट उसने दिए हैं उसमें नॉन नेगेटिव कंस्टेंट भी शामिल कर लेना। उन सारे कंस्टेंट्स के जो कॉमन रीजन है उस एलपीपी प्रॉब्लम में, उसको कहते हैं फीजेबल रीजन, उसको सोल्यूशन रीजन भी कहते हैं, उसको पॉसिबल रीजन भी कहते हैं, दो तीन नाम है। उस फीजेबल रीजन का हर एक पॉइंट जो है वो फीजेबल सॉल्यूशन है, उसके अंदर का भी और उसके लाइन के ऊपर का भी, बाउंड्रीज का भी, कोनों का भी, हर चीज। जैसे हमारी ये प्रॉब्लम अभी अब हमारा फीजेबल रीजन को जैसे बना था ना, तो इसमें ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, कोनों पे और अंदर के हर एक पॉइंट को हम कहेंगे फीजेबल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? ये आधा एक नंबर का कोई ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन जाए तो याद रख लेना, फीजेबल सॉल्यूशन कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है वो ग्राफ बनाने के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन दे, वो 4 क्वेश्चन भी दे सकता है अलग अलग, या 3 क्वेश्चन दे सकता है, एक दो का और एक एक का, एक एक का उसने एमसीक्यू में दे दिया, तो वहां पे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो कि फिजिबल रीजन क्या होता है, सोल्यूशन रीजन क्या होता है। डन, ठीक है। तो फिजिबल सॉल्यूशन समझ में आया। फिजिबल रीजन का हर एक पॉइंट, फिजिबल रीजन का हर एक पॉइंट इंक्लूडिंग बाउंड्री के ऊपर वाला पॉइंट भी, बाउंड्री के ऊपर वाला पॉइंट, क्योंकि जनरली जो हमारा कंस्टेंट्स होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ऑब्लिक लेस देन इक्वल टू होगा, वो ग्रेटर देन या लेस देन नहीं होगा।
क्योंकि अगर ग्रेटर देन लेस देन होगा तो बाउंड्री के ऊपर के पॉइंट शामिल नहीं होंगे, पर जनरली ऐसा होगा, ऐसा होगा तो फिर शामिल होंगे। कुल मिला के देख लेना, अगर ऐसा हो तो ऊपर के भी हैं, और ऐसा ना हो कुछ कुल आगे होके उसने ऐसा कुछ कह दिया कि है ही नहीं साहब ऐसा, तो फिर आपको बाउंड्री के ऊपर के काउंटिंग करने, फिर अंदर अंदर वाले काउंट करने, वो सारे फिजिबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि आपके क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बनी बनाई फंक्शंस आएंगे, है ना। तो बनी बनाई में तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन भी कह सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है ना। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर कोने भी शामिल नहीं होंगे, कोने नहीं शामिल होंगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे मिलेगा, तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू देना पड़ेगा। इनफिजिबल रीजन जस्ट इसका उल्टा, यही ये तो सिंपल सी बात है, द रीजन अदर देन द फिजिबल रीजन, जैसे अभी हमारा ये वाला फिजिबल रीजन आया था जिसको हमने शेड किया था, इसके अलावा जो भी इधर उधर इधर एरिया बच गया वो सारा का सारा इनफिजिबल है, वहां पे काम हो ही नहीं सकता, वो हमारे रुकावटों से बाहर का रीजन है, ठीक है। नोट वही पॉइंट अभी जो मैंने आपको बताया, वही पॉइंट लिखा हुआ है कि सारे के सारे पॉइंट्स जो विद इन उस फिजिबल रीजन के अंदर है और बाउंड्री उस बाउंड्री के ऊपर हैं फिजिबल रीजन के, उनको फिजिबल सॉल्यूशंस कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि बाउंड्री के ऊपर के छोड़ दें, ऐसा नहीं है कि अंदर के पॉइंट छोड़ दें, ये नॉट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स इन ए एलपीपी प्रॉब्लम। चलो अब आ जाओ मेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आ गए अब अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पास। ये क्या कह रहा है, उस फीजेबल रीजन के अंदर, फीजेबल रीजन के अंदर कौन कौन से पॉइंट थे, एक तो बाउंड्री वाले एक अंदर वाले, कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो आपको ऑप्टिमल वैल्यू दे, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। उस रीजन के अंदर देखो हमने फिल्टर किया, बड़ा सारा प्लेन था, पहले हमने इस कंस्टेंट के हिसाब से इसका सॉल्यूशन रीजन देखा, फिर हमने उस कंस्टेंट के हिसाब से इसका सॉल्यूशन रीजन देखा, फिर कॉमन रीजन देखा, कॉमन रीजन को फिजिबल रीजन कह दिया, फिल्टर हो गया, मतलब फिजिबल रीजन तक आते आते बहुत सारा एरिया फिल्टर होकर छोटे से एरिया में सीमित हो गया। अब उस फिल्टर्ड एरिया में से भी एक पॉइंट निकालना है, समझ गए। तो उस फीजेबल रीजन से हम जो पॉइंट्स निकालेंगे उनमें से कोई भी ऐसा एक पॉइंट जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। और जनरली ये पॉइंट हमको कोनों पे मिलता है। जनरली इन ए एलपीपी प्रॉब्लम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अराइव्ड एट ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजेबल रीजन। अच्छा, फीजेबल रीजन जो है मैंने क्या कहा था, या तो बाउंडेड बनेगा या अनबाउंडेड। तो अगर वो बाउंडेड बना, जैसा भी बना था, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा, ना कि कॉनकेव। डिफरेंस पता है दोनों में, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अभी जो बना था वो कॉन्वेक्स बना था, तो कॉनकेव क्या होता है, देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है, जैसा अभी जो पॉलीगन बना था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, ऐसा था, जिसके सारे एंगल्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन इज ए पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स 180 से छोटे होते हैं, ये 180 से भी छोटा है ना। और कॉनकेव पॉलीगन ऐसा होता है जिसमें एक एंगल जो होता है 180 को भी क्रॉस कर जाता है, जैसे कि ये पॉलीगन देखो आप, ये एंगल 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, लेकिन ये एंगल 180 से बड़ा है, तो इसको कहते हैं कॉनकेव। तो ऐसा तो बनेगा ही नहीं, अगर बना तो ऐसा ही बनेगा जिसमें 180 से छोटे बनेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। तो नोट क्या है कि जनरली जनरली आमतौर पे अपने को जो एलपीपी प्रॉब्लम्स होती हैं, अब हमारे केस में तो जनरली वर्ड हटा दो, क्योंकि हमारे केस में तो सब में ऐसा ही होगा कि कॉर्नर पॉइंट्स में, लेकिन एक 12th क्लास को भी छोड़ के बिल्कुल विस्तृत कॉन्सेप्ट की बात करें तो फिर वो कुछ और बातें भी होती हैं जिसमें कॉर्नर पॉइंट्स के अलावा भी कुछ चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए जनरली वर्ड मैंने लगा दिया है ना। ठीक है, बाकी हमारे कोर्स में तो आप जनरली वर्ड को काउंट मत करो, हमेशा ही ऑलवेज लगा सकते हो यहाँ पे, ऑलवेज इन ए लीनियर प्रॉब्लम द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अराइव्ड एट ए कॉर्नर पॉइंट। डन, ये हो गई टर्मिनोलॉजी। अब स्टेप्स क्या हैं जो हमने डिस्कस किए, वही स्टेप्स हैं। टर्म मतलब एल्गोरिथम क्या है इसको सॉल्व करने का, क्या क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं बाद में क्या करते हैं, फटाफट से रिकॉल कर लें। जो अभी हमने कहा वही करते हैं, वैसे तो कुछ अलग नहीं करते हैं, पर जो कहा उसको एक बार रिकॉल कर लें। इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम some constraints including non-negative constraints along with an objective function are given which is to be optimized, that means या तो maximize या फिर minimize, तो इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू सॉल्व एन एलपीपी। व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स, लेट मी सी। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, आप खुद सोचो, अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी ना एक, हमने सबसे पहले क्या किया, इनइक्वालिटी ग्राफ बनाया गिवन कंस्ट्रेंट्स का। सबसे पहले बात ही हमने किसकी करी, भैया इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स जो है उनकी ग्राफ बना दो, बना दिया। उसके बाद उसका एक फिजिबल रीजन निकाला जो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन निकला, इस बार तो निकला, नहीं अनबाउंडेड निकले तो उसकी बात बाद में करेंगे। फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स जो थे उसको पता किया, पता किया मतलब कुछ एक तो ऐसे ही पता हो गए और कुछ एक हमने एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा के पता किया, चारों पांचों पता हो गए।
जितने साइड्स का पॉलीगन बनेगा उतने ही कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे, फिजिबल रीजन के सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उनको कैपिटल एम और स्मॉल एम से मार्क करके एक बार के लिए छोड़ देंगे। आप कहोगे सर आंसर ही आ गया ना, क्यों छोड़ रहे हो? अब नीचे की क्रोनोलॉजी उस हिसाब से कि लेट्स से कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आया होता तो फिर ये एम और एम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट माने जाते या नहीं माने जाते, इसलिए एक बार तो छोड़ दो, छोड़ दिए। अब यहां से दो बातें हो सकती हैं कि जो आपकी कैपिटल एम जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो वाकई में सबसे बड़ी है, और जो स्मॉल एम जो सबसे छोटी वैल्यू है वाकई में सबसे छोटी है। या तो ये सबसे बड़ी, या ये और ये सबसे छोटी वैल्यू है, वाकई में ऐसा है। और या फिर क्या हो सकता है कि कोई बड़ी और कोई छोटी वैल्यू है ही नहीं, है ही नहीं, हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। कोई एक मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे उससे बड़ी निकल जाएगी, और मैक्सिमम निकालेंगे उससे बड़ी निकल जाएगी, मिनिमम निकालेंगे उससे छोटी निकल जाएगी। समझ में आया क्या कहा मैंने? मैंने क्या कहा कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आए ना उन सारे पॉइंट्स में से उसको एक बार के लिए कैपिटल एम और स्मॉल एम मान के छोड़ दो, मैक्सिमम मिनिमम। लेकिन अब ये वाकई में मैक्सिमम है या मिनिमम है इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलेगा कि अगर बाउंडेड है वो, तब तो वाकई में ये मैक्सिमम मिनिमम, जो कि हमारे केस में हो ही रहा है। लेकिन अगर वो अनबाउंडेड है तो अब ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। चेक कैसे करेंगे वो बात कर रहे हैं, करें, आ जाओ। तो यहां से दो बातें हो सकती है। अब चेक करो वेदर वेदर द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड और ऑन, यानी पहले वैल्यू निकालो, और उसके चेक तो वैसे अपने को बनाते टाइम दिख ही जाएगा, लेकिन उसका प्रोसेस बाद में शुरू होगा। पहले तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन तक का काम तो करना ही पड़ेगा। अब अगर बाउंडेड है, इन केस द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, तब तो बल्ले बल्ले प्रोसेस हो गया, स्टॉप स्टॉप हो गया हमारा प्रोसेस। जो आपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मान रखी थी एम और एम, वही वाकई में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है, उसमें कोई दोहराया नहीं है। In case the bounded, the process stops. Now the largest and the smallest value calculated at among the corner points above, that is m and m, are respectively the maximum and minimum value of the z, subject to the given constraints. कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम खत्म हो गया मेरा, जो कि हम होप करेंगे कि ऐसा ही हो। लेकिन इन केस द फीजेबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो सिक्स्थ नंबर स्टेप पे आ जाओ फिर। अब आगे प्रोसेस स्टॉप नहीं हुआ। देन फॉलो स्टेप नंबर 6। अब सिक्स स्टेप के भी दो पार्ट्स हैं, ए और बी। दो पार्ट्स कैसे हैं? एक मैक्सिमम वैल्यू चेक करने का, एक मिनिमम वैल्यू चेक करने। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू चेक करें। अगर उसने मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए कहा है तो आप ए स्टेप फॉलो करो, उसने मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए बोला है तो आप बी स्टेप फॉलो करो, उसने दोनों चेक करने के लिए आप तो दोनों फॉलो करो। समझ गए? अब सुनना क्या होगा, अब अपने को एक इनइक्वालिटी और बनानी पड़ेगी, यानी ग्राफ में वापस चलना पड़ेगा। क्या कह रहा है? टू चेक वेदर एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेट। जैसे ही अनबाउंडेड हुआ तो इस पे डाउट हो गया कि यार तू वाकई में मैक्सिमम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक इनइक्वालिटी और बनाएंगे। इनइक्वालिटी में दो पार्ट्स होते हैं, एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस तो हम रखेंगे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था। आरएचएस में ये जो एम वैल्यू हमने रखी है ये रखेंगे, और मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन, और मिनिमम है तो लेस देन, और इस बार इक्वालिटी का डंडा भी नहीं लगाएंगे। ये सारी बात समझ में आई? फिर से सुनो। अगर अनबाउंडेड रीजन आ जाए तो पहले तो आप ये चेक करो कि आपको मैक्सिमम चेक करना है या मिनिमम। अगर आपको मैक्सिमम चेक करना है तो एक इनइक्वालिटी अलग से बनाओ, नई इनइक्वालिटी बनाओ। उस नई इनइक्वालिटी के एलएचएस पार्ट पे आप ऑब्जेक्टिव लीनियर फंक्शन रखो, और आरएचएस में आप वो मैक्सिमम वैल्यू रखो जो आपको मिली है। ठीक है, और मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन लगाओ। इनकेस मिनिमम है तो सब कुछ सेम चलेगा, दो चीजें चेंज हो जाएंगी बस, यहाँ पे एम की जगह स्मॉल एम, और यहाँ पे बाकी सब सेम है ना, तो उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। चलो अब क्या करें? तो जब आपने ये इनइक्वालिटी बना दी, जैसे इस केस में क्या बनी थी हमारी, क्या था, 2x प्लस, नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 250 तो उससे मिल रहा था काट पीट के, 250x प्लस 450y। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया था। और मान लो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या था, 29,000, तो मैं 29,000 से इसको आरएचएस में रख के एक इनइक्वालिटी और बना दूंगा। बना दी मैंने, इनकेस वो अनबाउंडेड आता तो। अब क्या करूं, बना दी तो प्लॉट करो ग्राफ में, और क्या करोगे? अगर ये इनइक्वालिटी बन गई तो इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, यानी तीसरी लाइन भी आएगी। दो तो कंस्टेंट की वाली थी, एक तीसरी, हाँ वही नीचे लेके जाके तीन सॉल्यूशन, वो तो आपकी ऑप्शन है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके वो लाइन खींची है, या आपने तीन सॉल्यूशन निकाल के, उसको उससे कोई मतलब नहीं, आपका जैसे सहूलत हो आपको। तो अगर आप वैसे कर पा रहे हो तो वैसे, नहीं तो तीन सॉल्यूशन बना दिया आपने, वो लाइन बन गई। अब सुनना ध्यान से, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात। मान लो मैं थोड़ा रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये था मेरा बाउंडेड, नहीं, इनकेस अनबाउंडेड हो उसकी बात कर रहे हैं ना अपन, इनकेस अनबाउंडेड हो
तो लेट से ये मेरा रीजन ऐसे करके ऐसे अनबाउंडेड हो गया, खुला है बिल्कुल, ऊपर जाया जा रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। और मान लो ये वाला पॉइंट जो है मेरा ये वाला है, जिसको मैं चेक कर रहा हूँ कि ये मैक्सिमम है या नहीं। मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पे अटेंड होती है, कॉर्नर पे 29,000 तो मिल गया, लेकिन क्योंकि रीजन ही अनबाउंडेड है तो अब डाउट है कि भैया तू हो भी सकता है, तो नहीं भी हो सकता है। तो मैंने एक इनइक्वालिटी और बना दी। तो ये जो इनइक्वालिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, वो इसी पॉइंट से गुजरता हुआ जाएगा। वो या तो ऐसे जा सकता है, वो या तो ऐसे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, वो या तो ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जाएगा, इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगा। मान लो वो ऐसे गया, या वो मान लो ऐसे भी जा सकता है, कैसे, वो मान लो ऐसे भी जा सकता है, बिल्कुल लग लग के जा सकता है ना। अब इसका भी एक सॉल्यूशन रीजन होगा, या तो इधर या इधर, जैसे सारी इनइक्वालिटीज का होता है। इसके सॉल्यूशन रीजन में और हमारे फिजिबल रीजन में जो शेडेड करेंगे हम, खुले अनबाउंडेड को भी थोड़ा तो शेड करके आएंगे उसमें, उस येलो पार्ट में, और इसका भी एक सॉल्यूशन रीजन होगा। एक बी पॉइंट अगर कॉमन निकल गया तो ये मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, और फिर मैक्सिमम पॉइंट पता भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, बिल्कुल न्यारे न्यारे रीजन्स हैं, तो फिर वाकई में भैया तुम्हें मैक्सिमम। समझ आया? मिनिमम के लिए भी यही चेक लगाया जाएगा। आप इधर ग्रेट लेस देन लगा दोगे, पढ़ लो नीचे, नीचे पढ़ लो। इफ, अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज नो पॉइंट, इफ देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन बिटवीन द feasible region, if there is no point in common between the feasible region and the solution set determined by the inequality graph ax plus by greater than m, ax plus by greater than m का जो inequality graph बनेगा, solution region बनेगा, और जो हमारा feasible region पहले बन के रहा है, इनके बीच में कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं है, तब हमारे लिए काम हुआ है। कॉमन नहीं होना हमारे लिए काम होना है, अगर कॉमन आ गया तो फिर काम बिगड़ गया ना। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, देन जो आप एम के ऊपर डाउट कर रहे थे वो डाउट खत्म कर दो, ये वाकई में अब क्या है हमारा, कैन बी डिक्लेयर्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है ना? अदरवाइज अगर नहीं है, अगर पॉइंट कॉमन मिल जाए तो z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, यानी जितनी बड़ी करो आप, और भी बड़ी और भी बड़ी, इनफाइनाइट बड़ी से बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो। अब बी पार्ट है, यही काम मिनिमम के लिए। अब आपको बी पार्ट में क्या चेक करना है कि वेदर ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, ये चेक करना है। तो उसके लिए हम नई इनइक्वालिटी क्या बनाएंगे, वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन इधर लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, लेकिन लेस देन एम, लेस देन स्मॉल एम वाली बनाएंगे, टू चेक वेदर स्मॉल एम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। ड्रॉ द इनइक्वालिटी ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन स्मॉल एम, less than small m. If there is no point, वही same चीज, if there is no point in common between the feasible region and the solution set determined by this inequality graph, then m can be declared as the minimum value of z subject to the given constraints, otherwise z has no minimum value। यहाँ पे हमारा ये एल्गोरिथम खत्म होता है प्रॉब्लम का। इसमें दोनों बात डिक्लेयर मतलब कवर हो गई, अगर बाउंडेड आए तो क्या करना है, और अनबाउंडेड आए तो क्या करना है। ये यहाँ पे बेटा हमारे इसके नोट्स कवर होते हैं पूरे। इफ यू हैव टाइम, और अगर आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं तो यू कैन कंप्लीट इट थ्रू वीडियो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? देखो कोर्स में क्यों नहीं है, इस वाली एक्सरसाइज में नहीं है, बट कोर्स में तो है। क्वेश्चन नहीं है, आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाए, आपके उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसा कहीं है कि बोर्ड में एक्सरसाइज 12.1 का ही क्वेश्चन आएगा, है ना? देखो अब सुनो, इसी में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इधर देखो अच्छे, ये जो पार्ट था ये तो था मेरा बाउंडेड, दिस पार्ट वाज माय बाउंडेड रीजन, जो कि मेरा काम हो गया था उससे। लेकिन सपोज करो इस लाइन का सॉल्यूशन सेट तो होता इधर की साइड ना होके उधर की साइड। वो कब होता, जब लेस देन इक्वल टू ना होके ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी होती कांस्टेंट में। ओके, अब अगर अब अगर इसका इधर होता तभी भी काम हो जाता, फिर इसके बीच का पार्ट फंस जाता, लेकिन अगर इसका भी उधर होता तो फिर फंस जाते। मान लो एक्स का भी इधर होता, इसका भी इधर होता, तो अब मेरा जो फीजेबल रीजन बनता वो मैं बाउंड करके बता रहा हूँ आपको क्या बनता, वैसा बनता। देखो यहां से स्टार्ट होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो बाहर जा ही नहीं सकता ना, इधर इधर तो जा ही नहीं सकता, वो तो फिक्स है। ये लाइन होती बाउंड्री की, टकराने वाला पॉइंट तो ये आज भी होता, फिर ऐसे घूमता मैं, फिर यहाँ टकराता, और फिर यहाँ जाता, डन।
ओके, सो मैं एक बार शेड करने की कोशिश करता हूँ क्या मेरा फिजिबल रीजन होता। दिस वुड हैव बीन माय फिजिबल रीजन। बताओ ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट रीजन। अब क्या करना है सर? तो अभी अभी ने जो स्टेप्स डिस्कस किए उसके हिसाब से बताते हैं क्या करना है। पहले तो वही करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स है उस पर वैल्यू निकालनी है। तो कॉर्नर पॉइंट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में लिख देता हूँ यहाँ पे क्या था, 250x। उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं एक बार के लिए, फॉर एग्जाम्पल 250x प्लस 450। बताओ, दो तीन कॉर्नर पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं, मिलेंगे ही, वो तो अनबाउंडेड में भी कॉर्नर पॉइंट्स तो मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो एक कॉर्नर पॉइंट तो देखो, अब ये 11 के बाद तो अनंत जा रहा है ना, तो कॉर्नर पॉइंट इसको माना जाएगा, ये तो माना जाएगा है ना, ये तो वाकई में कॉर्नर पॉइंट है। क्या था ये, 0,100। तो एक 0,100 मिला आपको, ठीक है। दूसरा ये तो था ही सही, 80,20। और तीसरा एक्स एक्सिस पे मिलेगा आपको 120,0। ये 80,100, 80,20 मिल गया, और ये क्या मिल गया, 120,0। डन। अब वही वैल्यूज निकालनी है आपको, चलो निकालते हैं। सो जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 250, ये तो जीरो हो गया, 450 इंटू 100, 45,000 का प्रॉफिट हो सकता है यहाँ से। इधर आओ, 80 इंटू 250 हमने किया था, 20,000 आया था। 25 8 जा 200, 200 20,000, 20,000 और ये 9, ये तो 29,000 आया ही था ना, खैर तो हमने सॉल्व किया ही था। ओके, 120,0 के हिसाब से ये आया था हमारे, ये तो जीरो हो गया। 12 5 जा 60, 6 12 12 24, 30,000। ओके, डन। अब सुनो, मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, ये। मिनिमम वैल्यू क्या आई, ये। तो इसकी तो खैर बात ही नहीं करते, भूल जाओ उसको। मैक्सिमम मिनिमम पकड़ लो। अब ये मैक्सिमम पॉइंट हो भी सकता है और ये मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकती है, और ये मिनिमम पॉइंट हो भी सकता है, मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है, डाउट है लेकिन, क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है। तो अब आप तो पहले तो ये चेक करो कि मैक्सिमम चेक करना है मिनिमम, क्योंकि क्वेश्चन या तो मैक्सिमाइज करने का आएगा या मिनिमाइज करने का आएगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली मिनिमाइज करने के आते हैं जिसमें अनबाउंडेड रीजन बनता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जनरली मैक्सिमाइज करने के नहीं आते। तो लेट से वो क्वेश्चन मेरा मिनिमाइज करने का था, और 80,20 पे मुझे डाउट है कि ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं, तो उसको मैं स्मॉल एम मार्क कर दूंगा, इसको मैं कैपिटल एम मार्क कर दूंगा। अब मिनिमाइज को चेक करें, तो हम क्या करेंगे, नई इनइक्वालिटी बनाएंगे जिसके एलएचएस में हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन 250x प्लस 450y, और मिनिमाइज की प्रॉब्लम चेक कर रहे हो तो लेस देन, और आरएचएस में रखेंगे ये 29,000, जो मिनिमम वैल्यू आई है, जो स्मॉल एम आई है। डन। यहाँ से एक नई इनइक्वालिटी बना सकते हो आप इसको सॉल्व करके, तो कोशिश करो बनाने की। तो 29,000 से डिवाइड कराओगे आप तो ये आएगा लगभग, देखो कोशिश करता हूँ मैं, x डिवाइडेड बाय 29,000 से 250 को डिवाइड कराऊंगा, जीरो से जीरो कटा, 25 बन जाए 25, बचा 40, अगेन 25 बन जाए 25, और बचा 15, 150, 25 6 150, x/116 आया। y के नीचे आओ, तो y के नीचे आओगे तो अगेन जीरो से जीरो कटेगा, 2900 को आपको 45 से डिवाइड कराना है, तो 5 से काटो, 5 9 जा 45, 5 जा 25, 45 जा 40, 580। 9 से कटेगा क्या, 9 से तो कटेगा नहीं, तो 580/9 लगभग अंदाजे से बता देता हूँ मैं, ये हो जाता है 9 6 जा 54, 40 बचा, 9 4 जा 36, फिर 40 बचा, 9 4 जा 36, यानी 64.4444 ऐसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 65 मान लेता हूँ, इक्वल टू 1। तो यानी एक्स एक्सिस को 116 पे काटेगा, 116 का आएगा, 110 से थोड़ा सा आगे आएगा, 116 लगभग क्या आएगा, ओके। और वाई एक्सिस को 65 पे काटेगा, यानी यहाँ पे, तो 116 और 65 को कनेक्ट करके एक लाइन बना दूं मैं, 65 तो यहाँ बीचों बीच, और 116 लगभग। डन। अब क्या करना है, अब ये तो लाइन बनी है, अभी अगेन इसका फिजिबल सॉल्यूशन रीजन पता करो कि इधर वाला या इधर वाला। तो वही ओरिजिन चेक कर लो, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से तो पास थ्रू हो नहीं रही है। तो अगर मैं इस तरह ओरिजिन रख दूं तो 0 + 0 लेस देन 29,000 आता है, आता है ना। तो यानी कि इधर वाला रीजन है, इधर वाला रीजन है, तो मैं थोड़ा सा बाउंड कर दूं इसको दूसरे कलर से। तो ये वाली लाइन थी मेरी 65 वाली, इधर वाला रीजन हो जाएगा, ओके।
अब आप ये देखो कि आपका जो फीजिबल रीजन है और इस ये जो नई इनइक्वालिटी पैदा हुई है इसका जो सॉल्यूशन रीजन है, एक भी पॉइंट कॉमन है क्या? नहीं है ना। तो भैया आप मिनिमम वैल्यू हो, मस्त रहो। और अगर कॉमन पॉइंट आ जाता है फिर इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। मैंने क्या कहा था, अनबाउंडेड में जनरली मिनिमम तो निकल जाती है, मैक्सिमम, क्योंकि जब आप मैक्सिमम की इनइक्वालिटी बनाने जाओगे ना तो क्या क्या चेंजेस करोगे आप, इसको ग्रेटर देन करोगे एक तो, और एक 45,000 लगाओगे। तो अब की बार सॉल्यूशन रीजन इसका भी उधर ही जाएगा जहां फिजिबल जा रहा था। अभी तो इधर आया ना, मिनिमम के केस में इसका इधर आया, मैक्सिमम के केस में सपोज करो मैक्सिमम करूंगा, लाइन चलो थोड़ी सी चेंज होगी 45,000 के हिसाब से, लेकिन जाएगा तो उधर ही। और हमारा कॉन्वेक्स रीजन भी उधर ही जा रहा है, तो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे दोनों के बीच में। तो फिर हम कहेंगे कि इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। अभी मिनिमम तो निकाली जा सकती है, और ये 20, वो जो पूछे वो निकालनी है बेटा, दोनों थोड़ा ना पूछेगा। क्वेश्चन या तो कहेगा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, उसी को चेक करना है। ये तो एक ही क्वेश्चन में हम दोनों चेक कर रहे हैं, बाकी वो तो क्वेश्चन तो एक ही देगा ना। तो आपको वो जो कह रहा है उसको चेक करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये तो एक हिंट है कि मिनिमाइज में जनरली इधर आता है, मैक्सिमम जनरली उधर जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? सो दैट इज इट, ये इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जो हमने किया वो फुल एंड फाइनल है। ठीक है। सो इवनिंग में रेडी हो फिर देने के लिए टेस्ट। बट अब प्रॉब्लम ये है कि देखो इवनिंग में आप आओगे तो मेरे पास जो टेस्ट पेपर है वो तो फुल बुक के हिसाब, मतलब फुल चैप्टर के हिसाब से। फुल चैप्टर में यानी कि आपको पहले प्रॉब्लम बनानी होगी, है ना। प्रॉब्लम बना के फिर सॉल्व करनी होगी, मतलब स्टेप्स चाहे से पूरे मत लिखना, पर जैसे अभी शॉर्ट में हमने बनाई ना, जैसे कंस्टेंट्स बनाए हमने और फिर उसको सॉल्व किया, इस टाइप से करने की कोशिश करना, नहीं तो थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर दूंगा ये। ठीक है, कितने बजे आओगे? 5 से 6 तो फिर क्लास है मेरी, 6 के बाद ही आओ, मतलब 6:15 बजे ही आओ। 5 से 6 सुधाकर सर के है ना, तो आप 6 के बाद ही आओ, ताकि 6 के बाद मैं भी फ्री रहूंगा, तो थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर दूंगा। मैं कंस्टेंट्स बनाने में अगर आप बना पाते तो अच्छी बात है, नहीं तो कंस्टेंट्स वगैरह बनाने में मैं हेल्प कर दूंगा, उसके बाद फिर ग्राफिकल पार्ट आप कर लेना। ठीक है, ग्राफिकल ग्राफ वगैरह लेके आने पड़ेंगे, ग्राफ बुक लेना है। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।